सिलसिला है खुदा से मेरा, फलक पर मेरा आना जाना भी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हूँ आपकी शीबा, इमोशनली एंड म्यूजिकली योर्स। आज खास मुलाकात में खास शख्स हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद है जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, जिन्होंने बहुत ही अच्छी शायरी कही है, जिनके कई शेर मजमूए शाया हो चुके हैं। लोगों के चहीते हैं ये, ना सिर्फ शायर बल्कि हिंदुस्तानी सिनेमा में भी बहुत बड़ा राज किया है इन्होंने। बहुत ही बेहतरीन नगमे, पॉपुलर नगमे हमें दिए हैं। बतौर गीतकार, बतौर नगमे निगार हमारे सामने उभरे हैं। ही इज़ नन अदर देन, अल्फाज की जादूगरी जिन्हें बखूबी आती है, नन अदर देन इब्राहिम अश्क साहब। बहुत बहुत खुश आमदीद है आपका हमारे प्रोग्राम में। हमने शुरुआत आपके शेर से ही की। जी जी जी। बड़ा दिल के करीब होगा आपके शेर, क्योंकि आपने ज़िंदगी में काफ़ी जदोजहद की यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये मुकाम हासिल करने के लिए आप कई सारी कठिनाइयों से गुजरे हैं और कई सारे अश्क बहाए हैं अश्क साहब ने। 50 साल जो है ज़िंदगी के वो जद्दोजहद में ही गुजर गए जी। एक मतलब आधी सदी जिसे कहना चाहिए, वो हमारी जद्दोजहद ही में गुजरी है। उसके बाद थोड़ा सा ज़रा रिलीफ मिला। हाँ, जब फिर हिट गाने सामने आए। जी हाँ। तो थोड़ा सा फिर राजेश रोशन के साथ कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, सारी बड़ी बड़ी फिल्में, क्रिश हमारे सामने उससे आई। पहले गज़लों में हाँ, प्राइवेट एल्बम जो यहाँ होते थे और बहुत होते थे उस वक्त, तो गज़लों में मतलब एक लंबा तवील सफ़र आपने तय किया है और बहुत ही खूबसूरत किया है। जी। और सब ने मेरी गज़लें गाई है जी। जगजीत जी, आशा जी, पिनाज मसानी, भूपेंद्र मिताली, हरिहरन, चंदन दास, तलत अजीज। मतलब इस दौर के सब अच्छे गज़ल सिंगर जो हैं, हाँ, उन्होंने सबने मेरी गज़लें बहुत कामयाबी। पहले हम गज़लों पे ही बात करते हैं। शुरुआती दौर आपका गज़लों में ही रहा है और उसके बाद हम बात करेंगे आपके फिल्मी करियर की। गज़लों की बात करें तो आपने जदोजहद तो बहुत की। जब आप मुंबई आए, मुंबई की तरफ रुख किया, जबकि आपकी जो गज़लें हैं वो जब तलत महमूद साहब जो हैं उन्होंने अपने आखिरी दौर में भी आपकी गज़लें गाई थी, है ना। तो फिर इतना सब करने के बाद भी, अपना परचम लहराने के बाद भी आप जब मुंबई आए तो आपने काफ़ी कुछ झेला, आपको लोगों ने नकारा, आपके दिल को ठेस पहुंची। दरअसल क्या है कि जो मिजाज है हमारा, हाँ, वो एकदम कलंदराना मिजाज है, बेनियाजी है जी, तबीयत में। बिजनेसमैन नहीं है हम जी, मार्केटिंग नहीं आती हमें जी। जो काम आता था वही हमने किया और उसकी वजह से कई लोग नाराज़ हो जाते हैं, बेनियाजी की वजह से, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ दूसरी चीज़ें काउंट करती हैं इंडस्ट्री में। कभी क्या मतलब आज भी वही दौर है और पिछले ज़माने में भी वो दौर था, हमारे वक्त में भी वो दौर था। तो हम वो जो एक कमर्शलाइज होने वाली जो खूबियाँ होना चाहिए वो हम में नहीं थी। काम हमें अच्छा आता था, अच्छा काम भी किया और कोई समझौता नहीं, कोई किसी तरह का मतलब मेयार से गिर के काम नहीं किया। हमने अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखा और उसी के मुताबिक हम काम करते रहे। लेकिन आपको आपका फल मिला, नतीजा मिला कि आप हिंदुस्तानी सिनेमा के सबके चहीते गीतकार, नगमे निगार बने। बहुत ही खूबसूरत नगमे आपने हमें दिए हैं। गज़लों की बात करें तो ये गज़ल शायद अपने तजुर्बे को मद्देनज़र रखते हुए ही आपने कही थी। वो एक शेर था, अजनबी लोगों से जब मिलना हुआ और भी हम तो अकेले हो गए। क्या ये हाथ से कुछ दिल पे ऐसे हो गए, हाँ, हम समंदर से भी गहरे हो गए। वाह, क्या बात है। तो आपकी ज़िंदगी के तजुर्बे आपके शेरों में भी, आपके अशार में भी छलकते हैं। हर फनकार की जो ज़िंदगी होती है वही उसका फ़न भी होता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो फनकार झूठ बोलता है जी। तो हमारी ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी के तजुर्बात ही इसमें ढले हैं शायरी में, और वही कई रंगों में एक से एक रंग बन के और वो शायरी में ढलता गया। हाँ, और इस तरह से हमारी गज़लें आती रही, फिल्म के गीत आते रहे। बिल्कुल सही। तो ये ज़िंदगी के तजुर्बात ही होते हैं जो इंसान
के फन में उतर जाते हैं, एकदम उतर जाते हैं, और जिसके फ़न में ये उतर गए वो बहुत बड़ा फ़नकार कहलाया जाता है, और जिसने बखूबी अपने अल्फाज की जादूगरी दिखाई वो बहुत बड़े शायर आपकी तरह बन जाते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि आपके बचपन में अगर हम जाएं तो बचपन के भी कई किस्से हैं। आपके वालिद साहब चाहते नहीं थे कि आप ज़्यादा पढ़ाई करें, 5वीं तक आपने पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने कहा था आपको कि नहीं अब आप स्टॉप करो, बिकॉज माली हालत भी सही नहीं थी, और आपकी वालिदा ने बहुत साथ आपका दिया। क्या कुछ उन्होंने किया सैक्रिफाइसेस आपके लिए? उन्होंने मतलब मेरे लिए पूरी अपनी ज़िंदगी जो है वो कुर्बान कर दी मेरी वालदा ने। आज मैं जो भी कुछ हूँ मेरी वालदा की वजह से हूँ। उन्होंने बहुत मुसीबतें झेली, बहुत मतलब दुख झेले उसके, और मुझे मतलब बनाती गई, संवारती गई, और हमेशा मुझे हौसला दिया। जो भी मैंने करना चाहा मेरी वालदा ने कहा बेटा ज़रूर करो। हालांकि कई लोग मुखालिफ हो जाते थे, मेरे दोस्त मुखालिफ हो जाते थे। बॉम्बे जब मैं आया तो दिल्ली में मेरी बहुत अच्छी सर्विस थी, उस वक्त बहुत अच्छी मुलाजमत थी। मैं शमा में 6 साल रहा था, और सरिता में रहा फिर 2 साल, और वहाँ हाईएस्ट पे स्केल मैंने लिया सरिता में। वो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक जी उचट गया कि अब हम काम नहीं करेंगे, मुलाजमत नहीं करेंगे। आपके मन ने ऐसा किया, जी हाँ, कि अब नौकरी नहीं करना। हाँ, मुलाजमत नहीं करेंगे और बॉम्बे जाएंगे, गाना लिखेंगे, अरे वाह, फिल्म में काम करेंगे। तो ये मतलब आया और हमने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया मतलब जो ठान ली है जिद करने की। तो सब नाराज हुए उससे, यार दोस्त बहुत नाराज हुए, कहने लगे भाई इतनी अच्छी नौकरी किसको मिलती है, लोग रिश्वतें देते हैं और मुलाजमत ढूंढते हैं, लेकिन तुम्हें अच्छी खासी मुलाजमत जो मिली हुई है उसको ठोकर मार के तुम जा रहे हो। हाँ। लेकिन मैंने तो सोच लिया था कि भाई मुझे तो कुछ और करना है। यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ, ये मेरे लिए जर्नलिज्म जो सहाफ़त है वो यहाँ तक बहुत हो गया। मैंने 12 साल उसमें लगाए और सहाफ़त की, तो मैंने कहा अब ये काम अपना हो गया, द एंड हो गया, अब कुछ नया करेंगे और नया वो करेंगे जो दिल चाहता है, जिसके लिए मतलब शायरी जो है मेरा कहना चाहिए कि महबूब जैसी चीज़ थी। तो मैंने कहा अब ये काम करेंगे, हाँ। इसके लिए ही करेंगे। यस, जिसे आप मोहब्बत करते हैं तो उसी के साथ मोहब्बत करते जाएंगे और सही ढंग से मोहब्बत करेंगे उसको। हाँ, तो दूसरी बड़ी बात है, जब आप दिल्ली में थे, इंदौर से जब आप दिल्ली आए, आप मुलाजमत कर रहे थे, उसी बीच आपकी ज़िंदगी के साथ कुछ ऐसा हुआ, कहते हैं ना कि हर एक की लाइफ में कभी ना कभी दिमागी संतुलन जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, रैशनलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि आपके अराउंड सर्कमस्टेंसेस, हालात ऐसे होते हैं जो आपको मजबूर कर देते हैं, आप मजबूर होते हैं। और आपकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आया है जब आपके जहन ने कहा अब बस हो गया, आप खुदकुशी करने पे आए थे, सुसाइड करने पे आए थे। व्हाट वाज दैट पॉइंट जिसने वो इंदौर की बात। हाँ, ओके। इंदौर में सारी मुलाजमत वगैरह ये सब ख़त्म हो गई थी मेरी, तो उस वक्त मैंने मतलब 1-2 बार ऐसा सोचा था कि इससे तो मर जाना बेहतर है, कब तक तड़प के ज़िंदा रहेंगे। लेकिन मुझे मेरी वालदा और मेरी बहन की मोहब्बत ने बचा लिया। क्या बात? मैंने सोचा कि अगर मैं मर गया तो इनका कौन होगा, इनका देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो मैंने वो तर्क कर दिया और फिर मैं दिल्ली चला गया। तो दिल्ली में मुझे अच्छी तरह से मुलाजमत मिल गई शमा में, और फिर ज़िंदगी ठीक अच्छे ढर्रे पे चलने लगी थी। बाद में फिर आपने सोचा चलिए अब सब अच्छा है, अब अपने जो सपना है आगे बढ़ेंगे, और आप आगे बढ़ते गए। और आपकी वालिदा का काफ़ी सपोर्ट रहा आपकी लाइफ में, और आपके वालिदा का भी यही सपना था कि आप कुछ अच्छा बने। इनफैक्ट वो चाहती थी कि बहुत बड़े अफसर बने, आप देश के प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे सामने आए। अफसर नहीं, वो बड़ा आदमी बनाना चाहती थी मुझे। हाँ। क्योंकि वो उस वक्त जो ज़माना उनका था, उस वक्त उन्होंने पार्टीशन का ज़माना देखा था जी। तो वो अखबारों में इनमें मौलाना आज़ाद की तस्वीरें देखती थी, पंडित नेहरू की तस्वीरें देखती थी, महात्मा गांधी की तस्वीरें देखती थी, और ये सोचती थी कि मेरा बेटा भी कुछ इस लेवल का कुछ करे, इतना बड़ा आदमी बने। तो वो उनके जहन में था, मेरा बच्चा जो है वो बड़ा आदमी बनना चाहिए।
हालांकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, हाँ। लेकिन जो थॉट उनका था, जो थिंकिंग उनका था, वो बहुत ही कहना चाहिए बहुत बुलंद था। और सुना है गाया भी करती थी? नहीं, वो लोकगीत जो हैं वो गुनगुनाया करती थी, कभी कभी गाया करती थी, तो मैं वो सुन सुन के थ्रिल हो जाता था एकदम। हाँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता था, और उसी की वजह से मैं फिर शेर लिखने शुरू किए। जी जी, तो ये मतलब जो बीज बोया वो मेरी वालिदा ने बोया। और पहला शेर आपने कब कहा था? जहाँ तक मैंने सुना है कि शायर जो है वो शायर का कीड़ा आपके अंदर तब जगा जब एक मुशायरे में आप गए थे, वहाँ आपने शेर हजरात को सुना, आपने कहा आप तो इनसे अच्छा कर सकते हैं। हाँ, 62 की बात है, जब हमारे मुल्क पे, हिंदुस्तान पे चाइना ने हमला किया था, और उस वक्त पूरे मुल्क में एक कहना चाहिए कि माहौल पैदा हो गया था, राष्ट्र भावना का एक माहौल पैदा हुआ था। हर जगह कहीं कवि सम्मेलन हो रहा है, कहीं कोई दूसरा प्रोग्राम हो रहा है, तो उस वक्त भी एक कवि सम्मेलन मुशायरा दोनों मतलब कहना चाहिए एक साथ था हमारे यहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो मैं सुनने गया था वो, तो वहाँ जब मैंने सबको सुना तो मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि ये ऐसा तो मैं भी कह सकता हूँ। और घर आके मैंने फिर एक गीत कहा जो राष्ट्रीय गीत जैसा ही था, और वो मैंने अपने यहाँ की बाल सभा में पढ़ा स्कूल की। हाँ। तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि आपने लिखा, कि मैंने लिखा, लगा कॉपी करके लाए हैं। ये किसी की चुरा लाया, चोरी लाया, चुरा लाया। लेकिन जब बदस्तूर फिर मेरा लिखना जारी रहा उसके बाद, तो लोगों ने मान लिया कि नहीं, ये खुद ही लिखता है। इसी बात पे हम थोड़ा सा विराम देते हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। हिंदुस्तानी सिनेमा के मायानाज गीतकार, नगमे निगार, ना सिर्फ गीतकार नगमे निगार, बहुत ही अच्छे, सबके चहेते शायर है इब्राहिम अश्क साहब। इनके साथ हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। देखा नहीं है अर्श का हिलना अगर कभी, टूटा हुआ किसी का जरा दिल दुखा के देख। क्या जज्बात है। और ब्रेक के बाद हम हाजिर हुए हैं, हमारे साथ महवे गुफ्तगू है हिंदुस्तानी सिनेमा के मायानाज गीतकार, नगमे निगार इब्राहिम अश्क साहब। आपकी शायरी कमाल की है, लाजवाब है। वो इंसानी जज्बात जो है ना, उनको बहुत बखूबी तरीके से अपने अल्फाजों में सामने लाया है, अपनी शायरी के रूप में हमारे सामने लाया है। इसीलिए आपकी शायरी हर दिल अजीज़ है। ना सिर्फ आपकी शायरी किताबों तक ही महदूद रही है, फिल्मों में भी आपकी शायरी देखिए। कहो ना प्यार है कि अगर हम बात करें तो उसमें भी गाने सुपर डुपर हिट रहे और लोगों के दिलों के करीब हैं गाने। कोई मिल गया के गाने और क्रिश के गाने। राजेश रोशन के साथ आपकी कोलैबोरेशन की अब हम बात करेंगे। राजेश रोशन के साथ मुलाकात कैसे हुई और फिर हिट पे हिट गाने आ गए और उनके आप पसंदीदा गीतकार, नगमे निगार बने। दरअसल राजेश रोशन के साथ मैं काम करना चाहता था। उनकी जूली के गाने मैंने सुने थे और बहुत फ्रेशनेस थी उनके यहाँ, तो मैं भी चाहता था कि उनके साथ काम किया जाए। तो उनके यहाँ जब चक्कर लगाने लगा मैं, तो उनका एक सेक्रेटरी था जो वहाँ रिदम बजाया करता था, बंगाली था वो। उसने मुझे 1-1.5 साल तक राजेश रोशन से मिलने नहीं दिया। हाय हाय। आप गाने दे जाइए, मैंने गाने दे दिए, आपके जो गाने रिकॉर्ड हुए हैं वो दे जाइए, तो उसकी सीडी दे दी, कैसेट दे दिया। ऐसे बोले अब आप 3 महीने के बाद आइए, 2 महीने के बाद आइए और मैं आपको फ़ोन करूँगा। मतलब आपको सही मालूम में क्या लटकाते रहे वो? मुझे वो 1.5 साल तक उसने लटकाया, उस बेवकूफ़ आदमी ने। एक रोज़ मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा, मैं इंदिरा गांधी से जब मिलने गया तो मुझे 5 मिनट नहीं लगे थे। मैंने कहा ये इंदिरा गांधी से भी बड़े हैं क्या, और मैं उस पर बहुत झपट पड़ा एक रोज़। इतने में क्या हुआ, इत्तेफाक की बात थी कि उधर से राजेश रोशन अपनी गाड़ी लेके आए। मैं उनके घर के बाहर ही, फ्लैट के बाहर उससे झगड़ रहा था। तो उन्होंने देखा कि बहुत गर्म है, ये क्या बात है। तो राजेश रोशन ने कहा क्या बात है। तो मैंने कहा राजेश जी, मैं कोई 1.5 साल से आपसे मिलना चाह रहा हूँ, मैं राइटर हूँ
और ऐसा वैसा राइटर नहीं हूँ, मैं बहुत संजीदगी के साथ काम करने वाला राइटर हूँ। मेरे कम से कम प्राइवेट एल्बम जो गज़ल के हैं वो 150 के आसपास, 150-200 एल्बम मेरे निकल चुके हैं। मैं कोई एकदम रॉ हैंड नहीं हूँ। तो बोले आप आइए अंदर आइए। अंदर ले गए वो, उन्होंने पानी वानी पिया, बोले आप इत्मीनान से बैठिए। और फिर उन्होंने कहा कि आप अगर डायरी हो साथ में, मैंने कहा हाँ डायरी है मेरे साथ में। बोले कुछ सुनाइए। चाय मंगाई और फिर राजेश रोशन ने कहा सुनाइए आप। हमने जो सुनाना शुरू किया तो वो तो एकदम लट्टू हो गए, समझे। और उसी में से फिर उन्होंने कई गानों पे निशान लगवाए, जिसमें से 2 गाने बाहर आने तक में पहली बार रखे गए। जिसमें से एक गाना वो था मोहब्बत इनायत, करम देखते हैं कहाँ हम तुम्हारे सितम देखते हैं। तो ये कहानी है कि फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर के जो असिस्टेंट वगैरह होते हैं उनको अक्ल कुछ नहीं होती है, बेवकूफ़ होते हैं निहायत। और वो जो सही आदमी होता है उनको मतलब मिलने नहीं देते। और ये अक्सर मुझे 1.5 साल हो गया, मतलब मैं चक्कर लगा रहा हूँ। जो भी चीज़ वो मांग रहा है मैं दे रहा हूँ। बाद में उस शख्स को मुंह जरा सा हो गया उसका। मुझे जब अप्रिशिएट किया राजेश जी ने, और फिर मेरे गाने रिकॉर्ड होने लगे, तो कुछ दिनों के बाद उस बेचारे का वहाँ से पत्ता ही साफ हो गया। वो मेरी वजह से नहीं हुआ, किसी और वजह से हुआ होगा, क्योंकि वो इसी तरह की कुछ हरकतें और भी सामने आई होंगी। बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा फनकार, क्यों करेंगे बेइज्जती बर्दाश्त? बिल्कुल नहीं है। सबसे ज्यादा सेंसिटिव आदमी जो होता है, संवेदनशील जिसको कहना चाहिए, वो तो फनकार ही होता है। और शायर की बात तो शायर तो बहुत ही ज्यादा संजीदा, बहुत ही नाजुक मिजाज आदमी होते हैं। ओके, अच्छा, शायरों के बारे में ये भी कहा जाता है कि शायर जो है उनकी मोहब्बत अधूरी रहती है। ओके, सो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि अधूरी मोहब्बत रहना बहुत अच्छा है। मैं तो ये कहता हूँ, दुआएं देता हूँ, या कि जो भी कोई नया शायर बनने आए और जिसको बड़ा शायर बनना है तो उसकी मोहब्बत तो अधूरी ही रहना चाहिए। नहीं रहेगी तो बड़ा शायर नहीं बनेगा। ओके, आपकी जिंदगी के साथ भी ऐसा कोई किस्सा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट होता है, होते हैं, मतलब ऐसे एक आध किस्से से थोड़ी बनता है। ऐसा किस्सा जो है किस्तों में चलते हैं। और शायरों के साथ बार बार ऐसे हवादिस होने चाहिए, तभी उनकी शायरी और निखर के आएगी। बहुत अच्छी बात आपने कही। इसी के साथ हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। हम आपको बताएं, आपकी याद दहानी के लिए ज़रूरी है बताना आपको कि आज हमारी ख़ास मुलाकात में हमारे साथ महवे गुफ्तगू हैं जाने माने गीतकार, नग़्मे निगार और मायाना शायर इब्राहिम अश्क साहब। इब्राहिम अश्क साहब, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात हो रही है। ना सिर्फ नगमों तक ही आपने अपने आप को सीमित रखा है, आपने अदब के साथ भी एक ख़ास लगाव रखा है। कई सारे नग़्मे निगार गीतकारों को हम हिंदुस्तानी सिनेमा में जानते हैं जिन्होंने बाद में लिटरेचर को, अदब को अपने आप से अलग किया, किनारा कर लिया, वो फिल्म में ही खो गए, अपनी फिल्म लाइफ में ही खो गए। लेकिन आपने हमेशा अदब के साथ एक गहरा राब्ता रखा है। इसकी क्या ख़ास वजह है, जानना चाहेंगे। मेरे सामने शकील बदायूनी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिल लुधियानवी जैसे बड़े, कहना चाहिए कि मायानाज शायरों का एक बैकग्राउंड था। मैंने ये देखा, मैंने ये महसूस किया कि वो जब फिल्म में आए तो फिर फिल्म के ही होके रह गए। उसके बाद उनका जो अदबी कारनामे जो थे वो मांद पड़ गए। साहिल लुधियानवी भी परछाइयाँ से आगे नहीं बढ़े, मजरूर सुल्तानपुरी 108 गज़लों से आगे नहीं बढ़े, और शकील बदायूनी भी फिल्मों तक ही सीमित रह गए। उन्होंने अदब के लिए बहुत कुछ बाद में कुछ किया नहीं। तो ये इन सब की हिस्ट्री मेरे सामने थी। तो मैं ऐसा नहीं चाहता था कि सिर्फ फिल्म का होके रह जाऊं। मुझे अदब से शुरू से लगाव था और मैं अदब में अपने आप को बरकरार रखना चाहता था, बल्कि फिल्म से ज़्यादा, चूँकि पहले ही अदब में मेरा नाम हो चुका था और मैं
फिल्म में बाद में आया हूँ, जी अदब में लोग मुझे पहले से जानने लग गए थे। जी जब मैं दिल्ली में था जी तो सब मुझे जानते थे कि ये अच्छा शायर है नौजवान लड़कों में। और यहाँ भी आया तो मैंने अदब का दामन नहीं छोड़ा जी और अदब को भी बखूबी बरतता रहा। अच्छा, एक ख़ास बात यह है कि आप जिस मीडिया के लिए काम करते हैं उस मीडिया के साथ आपको इंसाफ करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी। जैसे आप अखबार के लिए अगर लिखते हैं, आप भी रही हैं, सबसे आपका ताल्लुक़ रहा है, तो अखबार की राइटिंग अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल जुदा। आप रेडियो में काम करती हैं तो रेडियो की राइटिंग अलग होती है जी आप दूरदर्शन या मतलब किसी चैनल में, टेलीविज़न चैनल में काम करती हैं बिल्कुल तो अलग। उसका बिल्कुल अलग काम हो जाता है। जी फिल्म में आते हैं तो फिल्म की अलग डिमांड है, वो काम अलग होता है। तो उसके मुताबिक काम करना, जो मीडिया है, जिस मीडिया में आप काम कर रहे हैं उसके मुताबिक काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हम जब फिल्म में आए तो हमने फिल्म का काम फिल्म के मुताबिक किया। हाँ जब हम अदब से इधर आते हैं, फिल्म में आते हैं, तो हम अदब को एक तरफ रहने देते हैं कि भाई अब अदब जरा साइडलाइन हो जाओ, हम इस पे फोकस करेंगे, फिलहाल इधर काम करेंगे। लेकिन अदब उसमें बरकरार रहता है क्योंकि लिखने वाला तो एक अदीब ही है, एक शायर है, तो अदब आपके यहाँ बरकरार रहेगा, लेकिन आप उस मीडिया को कंप्लीट कर रहे हैं जी उस मीडियम को, मतलब फिल्म के मीडियम को आप अपना के और उसके मुताबिक एक मेयारी काम, उसके रूप में खुद को ढाल रहे हैं, खुद को ढाल रहे हैं और डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड वाली बात। तो वो काम हमने किया, इसलिए हम फिल्म में कामयाब रहे। शायर का क्रिटिक होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी वो अपनी शायरी में भी कुछ नुक्स निकालता है, तलाशता है, तभी तो बेहतर शायरी आती है। आपका खुद का क्रिटिक होना खुद की शायरी के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल रहता है, बहुत ज़रूरी है ये। गालिब ने जब अपना दीवान तरतीब दिया था तो कई हज़ार शेर काट के फेंक दिए थे उसने, बिल्कुल सही समझे। गालिब साहब की बात आ गई जी जी तो ये क्वेश्चन तो पूछना ही पड़ेगा आपसे कि आपने थिएटर की तरफ भी अपना रुख मोड़ लिया, हाँ, और आपने गालिब साहब से सेक्युलर किरदार आपने गालिब साहब का निभाया गालिब बनकर, तो कैसे आया वो सामने? वो दरअसल हुआ ये कि मुजीब खान हमारे जो ड्रामे के जो डायरेक्टर हैं, हिंदी उर्दू ड्रामे के, और जिन्होंने प्रेमचंद की कहानियों पे एक कहना चाहिए कि बिल्कुल वो संगे मील कायम करने वाले हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आने वाला है, तो उन्होंने एक ड्रामा लिखवाया गालिब पे। फिर मुझे बुलाया अपने घर पे, कहा कि अशराफ ज़रा इसको पढ़िएगा। मैंने वो ड्रामा पढ़ा, पूछा कि ये कैसा है। हमने कहा बहुत अच्छा ड्रामा है ये, गालिब का एक नया किरदार इसमें उभर के सामने आ रहा है, सेक्युलर किरदार, तो बहुत अच्छा लिखा गया है ये। तो बोले बस तो फिर आपको करना है ये। मैंने कहा करना है मतलब? बोले आपको ये रोल प्ले करना है स्टेज पे। जब हमने गालिब किया तो कई जो हमारे साथ काम करने वाले थे, फुल फ्लेज ड्रामा था 90 मिनट का, और उसमें हर सीन में मैं हूँ क्योंकि मेन कैरेक्टर मेरा है, बाकी कैरेक्टर तो आते जाते रहते हैं। तो सब जो मेरे साथ काम कर रहे थे गालिब के प्ले में, सब ये पूछते थे कि आपको कितने साल हो गए ये काम करते हैं। सबसे बड़ी वजह ये थी कि आप बहुत अच्छे शायर और जज्बाती शायर रहे हैं और ज़िंदगी के तजुर्बात जो हैं उन्हीं को देखते हुए आपने अपनी शायरी में वो सब डाला है। और गालिब साहब ही जी जी ज़िंदगी के तजुर्बात व हवादिस को अपने ही इसमें उन्होंने डाला है और आपने बहुत अच्छी तरीके से उनको पढ़ा था, तो ऑब्वियसली लग ही रहा था, मैंने भी देखा है, लग रहा है कि गालिब साहब अब हमारे सामने आए हैं नए रूप में। हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। अब हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आ गए, थैंक्स अ लॉट। शुक्रिया। और कहना चाहिए हमारे सामाइन का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी देर हमें सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आ गया होगा। आप हमें लिख सकते हैं shiba.lateef@nwt.com पर। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़। एक और ख़ास मुलाकात लेकर आपके रूबरू हो जाएंगे। टिल देन यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।